हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 11th जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था कि ट्राइबल्स की जो ओडिशा में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं वो अपने घरों को ताला बांध के भाग गए हैं ताकि उनको वैक्सीन न लगानी पड़े। तो आप इसको एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल देते हैं ना, वाइल राइटिंग ऑन वैक्सीन हेजिटेंसी, जैसे हमने यूपी की विलेजेस में देखा था क्या हो रहा है। फिर इसके सॉल्यूशंस भी दीजिएगा, जैसे हमने देखा था कि फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या बूथ लेवल ऑफिसर्स बना सकते हैं। कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है, जो ये गलत सर्कुलेशंस हुई हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। उस बाद पेज थ्री पे था स्मोक टॉवर के बारे में। थोड़ा सा स्मोक टॉवर देखते हैं क्या है। ये बेसिकली 20 मीटर्स का स्ट्रक्चर होता है टावर की शेप में, और ये एयर प्योरीफायर का काम करता है। इसके अंदर ना मल्टीपल लेयर्स ऑफ फिल्टर्स होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं फाइन डस्ट पार्टिकल्स हो, जैसे PM2.5, PM10। और उसके बाद जब एयर आके ग्राउंड पे निकलती है तो फ्रेश होती है वो। अब आपसे ये पूछ सकते हैं, मतलब पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एयर जो ड्रॉ होती है वो फैन से होती है, जो सबसे टॉप पे होंगे वो फैन से जो एयर खींची जाएगी, उसके बाद वो फिल्टर से पास करेगी और उसके बाद रिलीज कर दी जाएगी नियर द ग्राउंड। अब उसमें क्या है कि लार्ज स्केल फिल्टर्स लगे होते हैं। अब ये ऐसे फिल्टर्स ये कह रहे हैं कि टावर्स लगाइए दिल्ली में भी, ताकि और ये जो दिल्ली में लगने वाले हैं वो यूज़ क्या कर रहे हैं, कार्बन नैनो फाइबर्स कर रहे हैं। उनका मेजर कंपोनेंट क्या है, कार्बन नैनो फाइबर्स। अब इनकी टॉवर्स की पहले देखिए, सबसे पहला टॉवर ऐसा कहाँ इरेक्ट हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। और हम चाइना में भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके देखते आए हैं। कहते हैं कि अगर इसको लगाया जाए तो एयर क्वालिटी जो है ना, शोज़ कि ये टावर जो है 50% तक पर्टिकुलर मैटर का लोड रिड्यूस कर देता है इन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इतना बारीकी में नहीं जाना है। बताने का मेरा मतलब ये था कि क्वेश्चन जब प्रीलिम्स में आता है ना इनको लेके, तो वो पूछेंगे कि वो कहेंगे इट विल रिड्यूस 100% ऑफ द पर्टिकुलर मैटर, एंटायर, ओनली। तो ये वाले क्वेश्चंस यूज़ होते हैं। तो याद रखिएगा, ये इतना भी ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि 100% कर देगा, नहीं। ये 50% पर्टिकुलर मैटर जो है लोड उसका कम कर देगा। और दूसरा क्या है कि इट कैन रिड्यूस द, मतलब अगर PM10 की बात करें तो अप टू 45%, और PM2.5 की बात करें तो अप टू 25%। तो इनका देखने का मतलब आपको ये पर्टिकुलर ये नहीं देखना है, ये याद नहीं रखना है कि कितना कर देगा। आपने कोई साइंस नहीं पढ़नी है इसकी। बेसिक क्या होता है कि जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन कार्बन फ्यूल्स का आया था, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स का आया था। तो क्वेश्चन के अगर चार ऑप्शंस आते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन क्या आता है कि इट विल फेस ऑफ, इट विल रिड्यूस एंटायर पॉल्यूशन, ऐसे ये वाली क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अगर जो क्वेश्चन आएगा ना, तो वो ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो आपका पर्टिकुलर मैटर है, ये आपका PM2.5, PM10 है, ये कंप्लीटली इसको ऑफलोड कर देगा, ये कंप्लीटली ख़त्म कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 50%, 45% तक ही कर सकता है। तो इसलिए मेरा आपको ये बारीकी बताने का मतलब ये था। इसमें ये मत सोचिएगा कि आपको ये कंप्लीटली वे ऑफ कर देगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के आता है। एक पेज 5 पे था, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पास किया एक एक्शन प्लान, ताकि वो प्रिजर्व, आपने देखा होगा कि जो पुराने पुराने होटल्स होते हैं जिनको हेरिटेज बोलते हैं, उनको कितना सज संवर के रखने लग गए हैं आजकल। अच्छी, मतलब 5 स्टार से भी ज़्यादा वहाँ की टेरिफ्स होते हैं, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, पसंद करते हैं। तो भैया अगर हम बिल्डिंग्स को संभाल सकते हैं तो ट्रीज़ को क्यों नहीं हम दर्जा दे दें, एक जो 50 साल पुराने ट्रीज़ हैं उनको हेरिटेज। तो वही महाराष्ट्र ने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है। उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए 50 ईयर ओल्ड ट्रीज़ को इन अर्बन एरियाज़, उनको हेरिटेज ट्रीज़ नाम दिए है। और अगर ये काटे गए तो कंपनसेटरी प्लांटेशन भी है। उसमें क्या होगा कि अगर एक पेड़ काटा, अगर उसकी एज 50 थी तो 50 आपको पेड़ ऐसे उगाने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। तो आप इसको कहीं भी अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से लेके आए, तो आप ये कोट कर सकते हैं नंबर। उसमें एक पेज 5 पे चाइम प्रोजेक्ट का था। देखिए ये ना बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है इन ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। ठीक है? इसका बेसिक काम आजकल क्या है, ये रेडियो बर्स्ट जो होता है ना, फास्ट रेडियो बर्स्ट, ये भी बात करेंगे अभी क्या है, ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है। चाइम प्रोजेक्ट क्या है, रेडियो टेलीस्कोप है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होते हैं, ये ना बड़ी ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये रजिस्टर किस में होते हैं, रेडियो बैंड में। पता क्यों नहीं चलते, क्योंकि ये फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए आते हैं और ये वैनिश हो जाते हैं विदाउट अ ट्रेस। मतलब एकदम से आएंगे, एकदम मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं। तो इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? अब इसके 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा। एक तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो हमने इन्होंने ऑब्ज़र्व भी करे हैं, ये नहीं सिर्फ़ अपनी गैलेक्सी में करे हैं, डिस्टेंट यूनिवर्स में भी करे हैं, मतलब जो हमसे बहुत दूर हैं गैलेक्सीज़, उनमें से भी इन्होंने ऑब्ज़र्व करी है एफआरबीज़। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अपनी गैलेक्सी की भी इन्होंने एफआरबीज़ डिटेक्ट की हैं। तीसरा आपको याद रखने वाली बात क्या है
कि देयर ओरिजिन्स आर अननोन। अगर एफआरबीज पे क्वेश्चन आएगा तो यही आ सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स याद रखना कि देयर ओरिजिन्स आर अननोन। अपीयरेंस क्या है इनकी, हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। अब चौथा पॉइंट आपका आ सकता है कि जो ये बर्स्ट हैं वर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बर्स्ट जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर फास्ट रेडियो बर्स्ट पे क्वेश्चंस बनेंगे उसी के हिसाब से मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, नहीं तो इसमें पढ़ने वाला बहुत कुछ है। दूसरा क्या है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट जो हैं ऑकर एट अ रेट ऑफ 800 पर डे अक्रॉस द एंटायर स्काई। मतलब ये नहीं है कि 800, ये तो हो सकता है 800 ऑब्जर्व करो, हो सकता है उससे ज़्यादा भी होते हो। तो मतलब ये आप ये लगा के चलेगा, आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ सकते हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या ये पूछ सकते हैं कि कई दिनों में होते हैं कुछ दिन नहीं होते, तो याद रखिएगा पर डे होते हैं ये। फर्स्ट डिस्कवर कब हुए थे? 2007 में हुए थे। आपसे ये पूछ सकते हैं जो ये चाइम प्रोजेक्ट आया है, ये जो रेडियो टेलीस्कोप है, इससे पहले हमने कभी भी एफआरबी ऑब्जर्व नहीं करे, ऐसा नहीं है। उससे पहले डिफरेंट टेलीस्कोप्स भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, चाहे वो थोड़े करें, चाहे उन्होंने अपने मेथड से करा, अपनी सॉफ्टवेयर से उस पर करा, बट इससे पहले भी सॉफ्टवेयर कर चुके हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ चाइम ही ने ही किया है, और टेलीस्कोप्स ने भी किया है। थोड़ा सा रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जानना चाहें तो 7th मार्च का एनालिसिस सुन सकते हैं। ये बेसिकली था तो मोबाइल से रिलेटेड, बट उन्होंने सारी वेव्स डिस्कस की हैं, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मैप के साथ की हुई है वो। एक एडिटोरियल पे बुर्किना फासो का था, वो 6 जून के एनालिसिस में हमने देखा था। एक नाम इसमें साथ में दे रखा था, इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा। बेसिकली मिलिटेंट ग्रुप है। अब ये मिलिटेंट ग्रुप पहले तो ना ये कनेक्टेड है, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो है आईएसआईएल जैसी, जैसे हमने बहुत टाइम पहले से देख रहे थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेबनान। दूसरा ये कहाँ के साथ स्प्लिट हुआ, इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा ये कहाँ पे एक्टिव रीजन्स कौन से हैं इसके, माली, नाइगर एंड बुर्किना फासो। थोड़ा-सा बुर्किना फासो का मैप देख लेना आप, मैप एनालिसिस में। और 6 जून के एनालिसिस में हमने बुर्किना फासो को देख ही लिया था जब ये सब कुछ हुआ था। तो कौन-सी एक और वहाँ पे ऑर्गनाइज़ेशन है जो लोगों के लिए एंटी जिहादिस्ट है, उसको याद कर लेना। और दूसरा याद कर लेना इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा। कई बार ये रेफ्यूजी ग्रुप्स और थोड़े जो जिहादिस्ट ग्रुप्स हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है। और एक एडिटोरियल पे था ड्रीम ऑफ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, जो हमने कल इनिशिएटिव लिया था। ये भी आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ गुड फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज प्रैक्टिस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। एक एडिटोरियल पे फेडरलिज्म का था, वो टोटली पॉलिटिकल, आपने देखा होगा, वो एक कांग्रेस के एमपी भी रहे हैं ओडिशा से, उन्होंने लिखा था। तो फेडरलिज्म पे ये जो वेस्ट बंगाल के इशू पे इन्होंने इतना बोला है कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर को बुला लिया, ये करा। वो टोटली, एक तो इन्होंने एंटी बीजेपी लिखा है। हमें थोड़ा सा बैलेंस लिखना होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा एक एडिटोरियल पे सेकंड पेज पे बड़ा अच्छा था, डैम सिर्फ़ खुद ये इतना आर्टिकल अपने आप में सफिशिएंट है, नहीं है, बट फिर भी इसमें से हम कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं। सेकंड पेज पे था अबाउट डैमेज्ड इकोसिस्टम के बारे में। कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम हमें रिस्टोर करने की डैमेज्ड इकोसिस्टम। कोविड-19 पैंडेमिक में हम देख चुके हैं कि हमारे ये जो कोविड-19 हुआ है वो डायरेक्ट रिज़ल्ट है, जो हमारी नेचुरल एरिया स्पीशीज़ लॉस और एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, डिग्रेड हुए हैं नेचुरल एरियाज़, उन वजह से हमने ये कोविड-19 का पैंडेमिक देखा है। हम देख रहे हैं कि जितने भी ज़ूनोटिक पैथोजेन्स हैं, मतलब वायरसेज़ हैं, बहुत जल्दी आजकल वाइल्ड लाइफ से ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ क्रिएट हो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिग्नल है हमारे लिए। हमारा टाइम आ चुका है, अब हम अपना चेंज करें कि किस हिसाब से हम अपने लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, अपनी सॉइल्स को यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम अपने कोस्टल और मेरीनी इकोसिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे हम अपने फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अब हमें चेंज करने की ज़रूरत है। कहते हैं इसी वजह से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस बार जो मनाया गया, तो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने और यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन टू प्रिवेंट हॉल्ट एंड रिवर्स द डिग्रेडेशन ऑफ द इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा आपके बेसिक्स अगर आप लिखते हैं मेंस में, क्लाइमेट के ऊपर आए, डिग्रेडेशन के ऊपर आए, इकोसिस्टम के ऊपर आए, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इसी वजह से यूएन ने इस बार जो डेकेड मनाया वो मनाया इकोसिस्टम रिस्टोरेशन टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड इन एवरी ओशन। तो बड़ा अच्छा है। अब कहते हैं कि कुछ हम स्टेप्स क्या ले सकते हैं। एक तो स्टेप है ये है कि एक तो देखिए, आप उस आर्टिकल को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट जिस हिसाब से मैंने लिखा है उस हिसाब से लिखिएगा, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करिएगा। पहले हमें तो सबसे पहली बात तो हमारा एफर्ट होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने का। और क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे लिए तो डेंजरस है ही है, बट हमारे फ्रेजाइल इकोसिस्टम के लिए भी डेंजरस है, और जितनी भी लाइफ्स हमारे अर्थ पे हैं उन सब के लिए डेंजरस है। हमें स्टार्टिंग तो शुरू कर देनी चाहिए कि हमें 45% जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है रिड्यूस करना चाहिए बाय 2020 कंपेयर टू 2010। उन्होंने आगे नेट ज़ीरो एमिशन की बात भी करी है, बट अभी हम जितना कर सकते हैं जो पॉसिबल है वो लिखेंगे।
उसके बाद कहते हैं इंडिया पे हम इंडिया क्या कर सकते हैं इसमें, कहते हैं इसमें इंडिया क्या कर सकता है कि बाय ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी सिस्टम, लैंड यूज़, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल्स अपने थोड़े चेंज करके हम इसकी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोक सकते हैं। दूसरा हमें क्या ज़रूरत है, हमें अपनी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और प्रोडक्शन सिस्टम को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और उनको किस तरह ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जो अगर हम उसको लेके जाएँ टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, याद रखिएगा। मतलब हम कभी भी कोई भी डिसीजन मेक करें, तो हमें ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसमें हम एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज़ को एलिमिनेट कर सकें। इन्वेस्ट अगर हम करने की सोचें फाइनेंशियली, तो हम लो कार्बन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। अगर हम प्रोडक्शन की बातें करें, तो हमें नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए। तीसरा हम इसमें कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पावर जो है इस एनवायरनमेंट को रिवाइव करने की, वो है इंडिविजुअल्स के पास। फॉर अ बेटर फ्यूचर इंडिया मस्ट वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग फूड सिस्टम दैट वर्क्स विद नेचर, जिससे हम अपनी वेस्टेज को रिड्यूस कर सकें, जो हम अडेप्ट कर सकें चेंजेस को, और जो शॉक्स आते हैं उसके लिए हम रेजिलेंट हो सकें। हमें एम्पावर करना पड़ेगा स्मॉल स्केल फार्मर्स को, विमेन फार्मर्स को। हमें अपने कंजम्पशन को, जो पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा। हमें जो सोशल नॉर्म्स हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उनको चैलेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और ये सब कैसे हो सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन से। लोगों को एजुकेट करें, कैपेसिटी बिल्ड करें उनके अंदर कि हाँ सोचिए कुछ। आप जब भी कोई अपनी बिजनेस की, अपने पर्सनल के लिए कुछ थिंक करें, तो फर्स्ट यू शुड थिंक फॉर एनवायरनमेंट, कि हम उसके साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर हम स्टेप देख सकते हैं कि क्या करा है कि 2019 में अनाउंस किया था इंडिया ने कि हम अपना रिस्टोरेशन जो एम्बिशन है वो हमने इंक्रीज़ करने की सोची थी, कि हम अपना जो डिग्रेडेड लैंड है फ्रॉम 21 टू 26 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030 हम डिग्रेड लैंड को रिस्टोर कर लेंगे। इतना लिखने से कुछ नहीं होगा। अब हमने और क्या क्या किया है, आप बहुत सारे हमने लेक्चर्स इस पे बनाए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आप एग्जांपल दे सकते हैं। महाराष्ट्र का भी हमने पढ़ा कि ट्रीज़ हेरिटेज को कर सकते हैं, ये भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका एग्जांपल दे सकते हैं। और बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट, मतलब चाहिए एक्चुअल में फील्ड वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग चीज़ है, बट पेपर्स पे बहुत कुछ लिख के आता है, जो हमने वहाँ पे यूपीएससी में पेपर्स पे लिखना है। बहुत कुछ हो रहा है, हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड हमने क्या क्या कर रहे हैं, कितनी मतलब मिशंस बनाए हुए हैं, और हमने कैसे कैसे करना है। वाटर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं हम, सोलर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं हम, कोल पावर को थोड़ा कम कर रहे हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें पुट कर सकते हैं जो हमने पुराने लेक्चर्स में दिए हैं। तो ये नहीं होगा ऐसे, तो आपका पूरा का पूरा एक ऐसे बन जाएगा, बट जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो कुछ कुछ पॉइंट्स इस लेक्चर के याद रहेंगे, कुछ उस लेक्चर के याद रहेंगे, तो आपका एक 250 वर्ड्स में बड़ा अच्छा लिखा जाएगा। कहते हैं एक तो यूएस ने कहा है, जिसमें अब हम वैक्सीन की बात करें कि हमने कहा था कि डेवलपिंग वर्ल्ड को भी मिलनी चाहिए, तो यूएस ने एक कदम उठाया है कि जिसमें वो 50 करोड़ डोजेज जो है वो डोनेट करेगा टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ और अफ्रीकन यूनियन में। ठीक है, उसमें जब अगर हमें बात आए, इसमें हमने डिस्कस किया था, अब ये करेगा, जब होगी तब देखेंगे, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट में, मेंस से पहले, मेंस में मतलब, तो अगर ये कर चुका होगा तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यूएस ने ये किया, जिसमें हमने एक्चुअली याद होगा आपको एडिटोरियल्स 2-3 बार डिस्कस किए हैं कि कैसे हमें वैक्सीन को हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक पेज 11 पे आपने देखा होगा अटलांटिक चार्टर के बारे में था। थोड़ा सा इसको अटलांटिक चार्टर को देखते हैं, ये आपके प्रीलिम से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जॉइंट डिक्लेरेशन हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बिटवीन यूएस एंड ग्रेट ब्रिटेन। बेसिकली ये हुई थी, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, और चर्चिल थे ब्रिटेन के। इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी 1941 में, जिसको कहा गया था अटलांटिक चार्टर। ठीक है, और ये इन्होंने बेसिकली बैठ के, कोई ट्रीटी नहीं थी, ये याद रखिएगा, ट्रीटी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक विजन था कि हमें पोस्ट वॉर वर्ल्ड कैसा देखना है। ठीक है, उसके बाद 1942 में 26 एलिड नेशंस ने, उन्होंने भी सपोर्ट दिया था इस बात को। उसमें बेसिकली क्या था कि हर नेशन को राइट होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट चूज़ करने का, हमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ईज़ करनी पड़ेंगी, हमें पोस्ट वॉर डिसआर्मामेंट की तरफ जाना पड़ेगा। कहते हैं कि डॉक्यूमेंट जो बना था ना, ये कहते हैं फर्स्ट की स्टेप था टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1945। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर प्रीलिम्स कि यूनाइटेड नेशंस की नींव जो है रखने में इसका बड़ा नाम था। कहते हैं इसमें बेसिकली क्या, थोड़ा सा मोटा मोटे तौर पे, बेसिक तो 8 बेसिक पॉइंट्स थे इसके, बहुत लंबे लंबे, बट थोड़ा सा मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन ने क्या क्या बातें की थी। उन्होंने कहा था कि तो हम टेरिटोरियल गेन्स नहीं लेंगे वॉर से जो होगा। सारों ने माना नहीं माना, फॉलो किया नहीं किया, बात अलग है, बट इन्होंने कहा ये था। उन्होंने कहा था कि कोई टेरिटोरियल चेंजेस नहीं करेंगे हम अगेंस्ट द विशेज ऑफ द पीपल, ना ही कोई टेरिटोरियल गेन्स लेंगे आफ्टर द वॉर। उन्होंने कहा था कि हम रिस्टोरेशन करेंगे ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट टू दोज नेशन हु हैड लॉस्ट ऑल्सो ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, उनके यहाँ भी सेल्फ गवर्नमेंट लेके आएंगे।
उन्होंने कहा था कि हम पीपल को अधिकार देंगे अपनी गवर्नमेंट चूज़ करने का। थोड़ी सी और बातें की तो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए उनको जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस चाहिए, हटनी चाहिए, वो हटाएँगे हम लोग। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की थी उन्होंने, ताकि लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो सकें, फ्रीडम हो सीज़ पे ताकि ट्रेड आपस में आराम से हो सके, और फोर्स मतलब सारी कंट्रीज़ आपस में अबेंडन करें फोर्स का, यूज़ करने का फोर्स, ताकि प्यार से रहें, सब कुछ समझ के रहें। तो इतना ही था अटलांटिक चार्टर, इतना ही नोट्स बनाइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।